Hello everyone, welcome to the channel of KV Teachers Guild. So students, today we are going to begin next chapter, that is third chapter of class 8th English book Honeydew, which is titled as Glimpses of the Past. Glimpse का मतलब होता है झलक, चीजें शॉर्ट में आपको बता देना। तो यहाँ पर हम ग्लिम्सेस देख रहे हैं ऑफ द पास्ट, यानी कि हमारी हिस्ट्री में जो चीजें हुई है स्पेशली रिलेटेड टू फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, उसके जो मेजर इंपॉर्टेंट इवेंट्स थे। ये डेप्थ में डिटेल में तो आप हिस्ट्री की बुक्स में पढ़ते ही हैं। यहाँ पर आपको एक ओवरऑल रिव्यू दिया गया है कि एग्जैक्टली हुआ क्या था, जिसकी वजह से 1857 में फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हुआ। 1757 से लेकर 1857 तक कैसे इसका बिल्डअप हुआ, प्लस अबाउट द सैक्रिफाइसेस ऑफ मार्टर्स, हमारे देश के शहीदों ने क्या सैक्रिफाइस किया। ये जो इंडिपेंडेंस आप अभी इंजॉय कर रहे हैं, ये एक कॉस्ट पर हमें मिली है, जिसके बारे में हिस्ट्री की बुक्स में आपको बताया भी जाता है। बट हिस्ट्री एज अ सब्जेक्ट बहुत बच्चों को नहीं पसंद होता, विच इज़ अंडरस्टैंडेबल, वो समझ में आता है। लेकिन कुछ बेसिक चीज़ें आप सभी को पता होनी चाहिए कि ब्रिटिश रूल के अंडर हमारे फ्रीडम फाइटर्स ने कितना सफ़र किया है, कितना कुछ झेला है देश को आज़ाद कराने के लिए। हालांकि आज़ादी तो इसके भी 90 ईयर्स के बाद 1947 में मिलेगी, लेकिन इस चैप्टर में आपको इन 100 ईयर्स के बारे में बताया गया है पिक्चर्स के थ्रू, ताकि समझने में आपको आसानी हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर से पहले कुछ इन्फॉर्मेशन आपको दी है, सो बिफोर यू रीड, हियर आर सम पिक्टोरियल ग्लिम्सेस ऑफ द हिस्ट्री ऑफ आवर कंट्री फ्रॉम 1757 टू 1857। 1757 से लेकर 1857 तक इन 100 ईयर्स में हमारे देश की हिस्ट्री के कुछ ग्लिम्स, कुछ झलक आपको दिखाई गई है पिक्चर्स के थ्रू। दीज पिक्चर्स एंड स्पीच बबल्स विल हेल्प क्लैरिफाई योर अंडरस्टैंडिंग। ये पिक्चर्स और ये जो यहाँ पर आपको टॉकिंग क्लाउड्स दिए हैं, स्पीच बबल्स दिए हैं, ये हेल्प करेंगे आपकी अंडरस्टैंडिंग को क्लैरिफाई करने में ऑफ द कंडीशंस दैट लेड टू द इवेंट नोन एज फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस इन 1857, कि वो कौन सी कंडीशंस थी जिनकी वजह से 1857 में फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हुआ। सो पहला टॉपिक है द मार्टर्स, देश के शहीद। और फर्स्ट पिक्चर में क्या हो रहा है, एट अ फंक्शन इन दिल्ली, दिल्ली के एक फंक्शन में लता मंगेशकर जी गा रही हैं और यहाँ पर बैठे हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और इंदिरा गांधी। ओ माई कंट्री मैन, लेट योर आइज फिल विथ टीयर्स एज यू रिकॉल द सैक्रिफाइसेस ऑफ इंडियाज मार्टर्स। बहुत फेमस सॉन्ग है, यहाँ पर ट्रांसलेट करके आपको दिया हुआ है। ऐ मेरे वतन के लोगों, ज़रा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी ज़रा याद करो कुर्बानी। सुना होगा आप सभी ने, नहीं सुना है तो सुन लीजिए। आप सभी के पास मोबाइल फोन्स हैं, मेक अ गुड यूज ऑफ दैट। ओके, सेकेंड पिक्चर में पंडित जवाहरलाल नेहरू सोच रहे हैं और पीछे कुछ फ्रीडम फाइटर्स के पिक्चर्स आपको गिवन है। सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, भगत सिंह, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, रानी लक्ष्मीबाई और ये मुगल्स के लास्ट एम्परर बहादुर शाह जफर। सेकेंड टॉपिक इज द कंपनीज कॉन्क्वेस्ट। इंडिया में ब्रिटिश एम्पायर की शुरुआत एक ट्रेडिंग कंपनी से हुई थी जिसका नाम था ईस्ट इंडिया कंपनी। वो यहाँ पर ट्रेड के लिए, व्यापार के लिए आई थी। फिर उसने कैसे डिफरेंट पार्ट्स को कॉन्कर करना, जीतना शुरू किया। 1757 से लेकर 1849 के कुछ इवेंट्स आपको यहाँ पर दिए हैं। विद इट्स सुपीरियर वेपन्स, हथियार उनके पास बहुत अच्छे थे, एडवांस्ड वेपन्स थे। द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज एक्सटेंडिंग इट्स पावर इन 18th सेंचुरी। 18th सेंचुरी में 1701 से लेकर 1800 तक ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी अपनी पावर को, अपनी ताकत को और बढ़ा रही थी और एक्सटेंड कर रही थी। यहाँ पर आपको एक मैप गिवन है, इंडिया इन 1765। इस मैप में ये जो येलो पार्ट है ये शो कर रहा है इंडियन प्रिंसेस के अंडर कौन सा एरिया था, और पिंक ब्रिटिश टेरिटरी को। तो यहाँ पर आप देखेंगे बंगाल का पूरा रीजन, पार्ट ऑफ बिहार, और यहाँ पर उड़ीसा और नीचे आंध्रा का कोस्टल एरिया, ये उस टाइम पर ब्रिटिशर्स के कंट्रोल में था। सेकेंड इज इंडियन प्रिंसेस वर शॉर्ट साइटेड। हमारे देश के जो राजा थे उस टाइम पर वो बहुत दूर का नहीं सोचते थे, शॉर्ट साइटेड थे। यहाँ पर ये राजा कह रहा है दैट अपस्टार्ट राजा बहा, अपने किसी नेबरिंग किंग की बात कर रहा है कि वो बहुत अहंकारी हो गया है। कॉल द ब्रिटिश मर्चेंट्स, ब्रिटिश मर्चेंट्स को बुलाओ, मर्चेंट्स यानी कि व्यापारी, बिजनेसमैन, उन्हें बुलाओ क्योंकि उनके पास एडवांस वेपन्स हैं। दे विल हेल्प मी टू डिफीट हिम, वो मेरी हेल्प करेंगे उसको हराने में। द पीपल हैड नो पीस ड्यू टू सच कॉन्स्टेंट फाइट्स, और ये कॉन्स्टेंट फाइट्स होती रहती थी तो लोगों में बिल्कुल भी शांति नहीं थी इस टाइम पर। द राइवलरीज हेल्प द ईस्ट इंडिया कंपनी
क्योंकि इंडियन रूलर्स आपस में ही लड़ते रहते थे, तो इन राइवलरीज ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बहुत हेल्प किया एंड इट कुड ईजिली सबड्यू इंडियन प्रिंसेस वन बाय वन, और एक एक करके सभी इंडियन प्रिंसेस को बहुत आसानी से उन्होंने सबड्यू कर दिया, बहुत आसानी से हरा दिया। अ फार सीइंग रूलर लाइक द ब्रेव टीपू ऑफ मैसूर फॉट द ब्रिटिश टिल ही डाइड फाइटिंग। अभी कुछ ब्रेव रूलर्स को भी मेंशन करना जरूरी है, जिनमें से एक थे टीपू सुल्तान ऑफ मैसूर। ये फार सीइंग थे, दूर की सोचते थे, इन्हें पता था कि ब्रिटिशर्स अगर यहाँ पर कंट्रोल स्टैब्लिश कर लेंगे तो उसके बाद क्या होगा, इसलिए ये अपनी आखिरी सांस तक ब्रिटिशर्स से लड़ते रहे। अभी देखते हैं हाउ डिड इंडियंस रिएक्ट टू दीज कॉन्क्वेस्ट। जो ब्रिटिशर्स कॉन्कर कर रहे थे डिफरेंट पार्ट्स को, इंडियंस का क्या रिएक्शन था इस पर। यहाँ पर ये कह रहे हैं थैंक गॉड देयर इज पीस इन द कंट्री नाउ, शुक्र है कि अभी देश में शांति रहेगी, नो मोर वॉर्स, और कोई वॉर नहीं होंगे, एंड नो लूटिंग बाय ठग्स, और ना ही ठग हमें अब लूटा करेंगे। इट इज गॉड हु सेंट द ब्रिटिश, ये ब्रिटिश को हमारे लिए भगवान ने भेजा है। आर डेस्टिनी इज लिंक्ड विद देम, हमारा जो भाग्य है वो उनके साथ लिंक्ड है। कुछ लोग सोच रहे थे कि शायद अच्छा ही हुआ, ब्रिटिशर्स आ गए हैं, अब लड़ाइयाँ नहीं होंगी। द वाइट मैन हैड किल्ड और डीथ्रोन्ड आवर किंग्स, उन वाइट मैन ने हमारे राजाओं को मार दिया या डीथ्रोन कर दिया है, थ्रोन से, गद्दी से हटा दिया है। सम किंग्स वर नॉट गुड, कुछ राजा अच्छे नहीं थे, बट आफ्टर ऑल दे वर ऑफ दिस लैंड, लेकिन कम से कम वो हमारी ज़मीन के तो थे, इंडियंस तो थे। नाउ वी हैव बिकम स्लेव्स ऑफ फॉरनर्स, अभी हम क्या हो जाएंगे, स्लेव्स बन जाएंगे, फॉरनर्स के गुलाम बन जाएंगे। ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज ब्रिटिश रूल फ्रॉम 1765 टू 1836। इस टाइम पीरियड पर ब्रिटिश रूल में क्या हो रहा था। रिलीजियस लीडर्स प्रीच्ड आइडियाज लाइक अनटचेबिलिटी एंड चाइल्ड मैरिज। इस टाइम पर जो कुछ धर्म गुरु थे वो किन आइडियाज़ को प्रीच कर रहे थे, लोगों को बता रहे थे। अनटचेबिलिटी कि कुछ सो कॉल्ड लोअर कास्ट के लोग हैं जिनके साथ डिफरेंटली बिहेव करना है, चीज़ें उनको टच नहीं करने देनी है। और चाइल्ड मैरिज, बच्चों की बहुत जल्दी शादी कर देनी है, स्पेशली गर्ल्स की। अभी देखिए ये क्या कह रहे हैं, एनीवन हु क्रॉसेस द सीज लूजेस हिज रिलीजन, कोई भी जो समुद्र को पार करेगा वो अपने रिलीजन को लूज कर देगा, ये माना जाता था उस टाइम पर। ऑल द मिजरी इन द वर्ल्ड इज ड्यू टू वुमेन, ये तो और भी महान है कि जितनी भी मिजरी, दुख है दुनिया में, जितनी भी परेशानियां, वो सब वुमेन की वजह से ही है। द ट्रूथ वॉज दैट इंडियंस हैड लॉस्ट सेल्फ रिस्पेक्ट, और सच्चाई ये थी कि इस टाइम पर इंडियंस ने अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट खो दी थी। द ब्रिटिश स्कॉन्ड देम, और ब्रिटिशर्स बिल्कुल भी उन्हें रिस्पेक्ट नहीं देते थे, उनका सम्मान नहीं करते थे। द नेटिव्स आर अनवर्दी ऑफ ट्रस्ट, इनकेपेबल ऑफ ऑनेस्टी, ये एक ब्रिटिशर है जो कह रहे हैं कि जो नेटिव्स हैं, इंडिया में रहने वाले लोग हैं, वो ट्रस्ट के भरोसे के लायक ही नहीं है, वो केपेबल ही नहीं है कि ऑनेस्ट रह सके, ईमानदार रह सके। नाउ ये कोई इंडियन नॉबल है जो कह रहे हैं ट्रू योर ऑनर, हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो आप, बट आई एम ऑनेस्ट, लेकिन मैं ईमानदार हूँ। देश की बुराई तो चलेगी, लेकिन सेल्फ इंटरेस्ट में यहाँ पर काम कर रहे हैं। सो बीइंग मर्चेंट्स द ब्रिटिश वांटेड क्विक प्रॉफिट्स, अभी ये तो कंपनी के लोग थे, मर्चेंट्स, बिजनेसमैन थे, इन्हें तो जल्दी जल्दी प्रॉफिट चाहिए था। देयर हैवी टैक्सेस फोर्स फार्मर्स टू अबैंडन देयर फील्ड्स, इन्होंने इतने हैवी टैक्सेस लिवाई कर दिए कि फार्मर्स को उनका खेत ही छोड़कर जाना पड़ा। इस पिक्चर में आप देखेंगे ये एक फार्मर है जो कह रहे हैं इस मर्चेंट से, बट योर मेन आर टेकिंग ऑल माई क्रॉप्स, लेकिन तुम्हारे जो आदमी हैं वो मेरी सारी ही फसल लेकर जा रहे हैं। यू आर स्टिल इन एरियर्स, अभी भी तुम एरियर्स में हो, तुम्हारे ऊपर कर्ज है। इफ़ यू डोंट पे नेक्स्ट वीक, अगर तुम नेक्स्ट वीक तक पे नहीं करोगे, आई विल सेंड यू टू जेल। जितनी फसल हुई सारी ही ले गए, उसके बाद भी कहते हैं कि टैक्स बचा है अभी तुम्हारे ऊपर, और अगर अगले हफ्ते तक नहीं दिया तो तुम्हें जेल भेज दिया जाएगा। स्टिल द ब्रिटिश इन्वेंटेड अदर मेथड्स विच गेव देम मोर प्रॉफिट्स, और अभी भी ब्रिटिशर्स नए नए मेथड्स को इन्वेंट कर रहे थे, क्रिएट कर रहे थे, जिससे कि उन्हें और ज़्यादा प्रॉफिट्स मिले। द गुड्स मैन्युफैक्चर्ड इन इंग्लैंड शुड नॉट हैव एनी इम्पोर्ट ड्यूटी व्हेन ब्रॉट इनटू इंडिया, इंग्लैंड से जब चीज़ें इंडिया में आती थी तो उनके ऊपर इम्पोर्ट ड्यूटीज़ लगती थी, कुछ पैसे आपको देने होते थे, क्योंकि आप अपने देश में प्रोड्यूस हुई चीज़ें हमारी मार्केट में बेच रहे हैं। तो इन्होंने क्या किया, कानून बना दिया कि इंग्लैंड से जो चीज़ें आएंगी उनके ऊपर इम्पोर्ट ड्यूटी नहीं लगेगी। अ गुड आइडिया, इन्हें ये आइडिया पसंद आया ऑब्वियसली। द ईस्ट इंडिया कंपनीज लॉ बिगैन टू क्रिपल इंडियन इंडस्ट्रीज, और अब जो हमारे यहाँ की इंडस्ट्रीज थी ईस्ट इंडिया कंपनी के लॉज के सामने वो क्रिपल होने लगी, हैंडीकैप्ड होने लगी, यानी कि वो लॉस में जाने लगी और धीरे धीरे बंद हो गई। इनएविटेबली फेमाइन फॉलोड,
फेमाइन यानी कि अकाल, तो सूखा पड़ जाता है। इनएविटेबली यानी कि वो इनएविटेबल है, आप उसको नहीं रोक सकते, नेचुरल डिजास्टर है। सो अकाल पड़ जाता है देश में बिटवीन 1822 एंड 1836। 15 लाख इंडियंस डाइड ऑफ स्टारवेशन। 15 लाख लोग 22 से 36 तक यानी कि 14 ईयर्स में स्टारवेशन, भूख से मर गए, उनके पास खाने के लिए भी कुछ नहीं था। द ब्रिटिश पॉलिसीज रूइंड द एक्सपर्ट आर्टिसंस। जो कुछ आर्टिसंस थे, आर्ट का काम करते थे, उनको भी ब्रिटिशर्स की पॉलिसीज ने बिल्कुल रूइन कर दिया। एंड देयर बिजनेस, और उनके बिजनेस को भी बिल्कुल खत्म कर दिया। नंबर 4, राम मोहन रॉय फ्रॉम 1772 टू 1833। अभी हम एक इंडियन रिफॉर्मर के बारे में पढ़ेंगे जिन्होंने सोसाइटी में, समाज में कुछ सुधार किए। राम मोहन रॉय, अ लर्नेड मैन फ्रॉम बंगाल। राम मोहन रॉय एक पढ़े लिखे आदमी थे बंगाल से। अंडरस्टूड व्हाट वाज रॉन्ग विद द कंट्री, और वो समझ गए थे कि देश में क्या गलत हो रहा है। अभी वो कहते हैं, लेट अस नॉट डिस्पाइज आवरसेल्व्स। हमें अपने बारे में इतना भी गलत नहीं सोचना है। आवर एंशिएंट कल्चर इज ग्रेट। हमारा एंशिएंट कल्चर, पुरानी जो संस्कृति थी, वो बहुत महान थी। एंड वी आर केपेबल ऑफ ग्रेटर अचीवमेंट्स, और हम केपेबल है कि बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं। वी मस्ट फर्स्ट रिफॉर्म आवर सोसाइटी। लेकिन पहले हमें हमारी सोसाइटी को, हमारे समाज को सुधारना होगा। सुपरस्टिशंस हैव बीन रूइनिंग अस। सुपरस्टिशंस, ये जो अंधविश्वास है लोगों में, ये हमें बर्बाद कर रहे हैं। ही टोल्ड हिज वाइफ उमा, वो अपनी वाइफ उमा को बोलते हैं, काउस आर ऑफ डिफरेंट कलर्स। गायें अलग अलग रंगों की होती हैं, बट द कलर ऑफ देयर मिल्क इज द सेम। लेकिन उन सभी के मिल्क का, दूध का रंग बिल्कुल एक जैसा होता है। डिफरेंट टीचर्स हैव डिफरेंट ओपिनियंस। ये जो अलग अलग गुरु हैं, इनके अलग अलग ओपिनियंस हो सकते हैं, बट द एसेंस ऑफ एवरी रिलीजन इज द सेम। लेकिन सभी धर्मों का जो एसेंस है, जो बेसिक है, वो सेम ही है। ही वॉज अट्रैक्टेड बाई साइंस एंड मॉडर्न नॉलेज। राम मोहन रॉय बहुत अट्रैक्टेड थे साइंस से और मॉडर्न नॉलेज से। वो कहते थे, नॉलेज शुड बी प्रैक्टिकल एंड साइंटिफिक। नॉलेज प्रैक्टिकल होनी चाहिए, साइंटिफिक होनी चाहिए। इंडिया में लोगों को साइंस के बारे में पता ही नहीं है, इसीलिए वो ज़्यादा सुपरस्टिशियस हैं। ही क्रॉस्ड द सीज। उन्होंने समुद्रों को पार भी किया। एंड वेंट टू इंग्लैंड। इंग्लैंड वो गए टू सी व्हाट मेड द ब्रिटिश पावरफुल, कि क्या वो चीज़ है जो कि ब्रिटिशर्स को पावरफुल बनाती है। देयर ही टोल्ड देम, और वहाँ जाकर उन्होंने ब्रिटिशर्स से कहा, वी एक्सेप्ट यू एज रूलर्स। हमने आपको एक्सेप्ट किया है एज रूलर्स। एंड यू मस्ट एक्सेप्ट अस एज सब्जेक्ट्स। आपको भी हमें एज सब्जेक्ट्स, अपनी प्रजा की तरह एक्सेप्ट करना चाहिए। बट यू मस्ट रिमेंबर द रिस्पॉन्सिबिलिटी अ रूलर ओज टू हिज सब्जेक्ट्स। लेकिन एक रूलर की, एक शासक की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है अपनी प्रजा के प्रति, वो भी आपको समझना चाहिए। ऐसा नहीं कि सिर्फ इंडियन जो लोग हैं वो आपके लिए एक प्रॉफिट अर्न करने का ही जरिया है। ही स्टार्टेड न्यूज़पेपर्स बट द सस्पिशियस ब्रिटिश स्टॉप देम इन 1823। उन्होंने न्यूज़पेपर्स भी शुरू किए कुछ, लेकिन जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी वो सस्पिशियस थी, उन्हें शक था, तो 1823 में उन्होंने उसको बंद करवा दिया। नेक्स्ट इज ऑपरेशन फ्रॉम 1765 टू 1835। ऑपरेशन यानी कि लोगों पर अत्याचार करना, उनको अनफेयर वे में, क्रुएल्टी से ट्रीट करना। बट द ब्रिटिश कॉन्टिन्यू टू ऑपरेस इंडियंस। ब्रिटिशर्स ने इंडियंस को ऑपरेस करना, उन पर अत्याचार करना जारी रखा। इन 1818 दे हैड पास्ड रेगुलेशन 3। 1818 में एक एक्ट उन्होंने पास किया, रेगुलेशन एक्ट 3, जिसके अंडर एन इंडियन कुड बी जेल्ड विदाउट ट्रायल इन अ कोर्ट। बिना कोर्ट में ट्रायल के भी किसी पर्सन को जेल की जा सकती थी। ऑल द टाइम ब्रिटिश ऑफिसर्स इन इंडिया ड्रू बिग सैलरीज। पूरे टाइम पे जितने ब्रिटिश ऑफिसर्स थे इंडिया में, बहुत ज़्यादा उनकी सैलरी थी। एंड ऑल्सो मेड फॉर्च्यून इन प्राइवेट बिजनेस, और वो यहाँ पर प्राइवेट बिजनेस भी कर रहे थे कंपनी के अलावा भी, जिससे कि खूब फॉर्च्यून यानी कि खूब उनको पैसा मिलता था। बाय 1829 ब्रिटेन वॉज एक्सपोर्टिंग ब्रिटिश गुड्स वर्थ 7 करोड़ रुपीज टू इंडिया। 1829 में ब्रिटेन से जो गुड्स इंडिया आ रही थी उनकी वैल्यू थी 7 करोड़ रुपए उस टाइम पर। आज से लगभग 200 साल पहले की ये बात है। और इसका एक रीज़न ये भी है कि ब्रिटेन में उस टाइम तक इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया था, यानी कि प्रोडक्शन वहाँ पर मशीन्स के थ्रू होता था, जिसमें कि कॉस्ट और टाइम दोनों ही कम लगते हैं। और इसके बिल्कुल ऑपोजिट इंडिया में स्मॉल इंडस्ट्रीज़ थी, जिसमें आर्टिसंस वर्क कर रहे थे, उसमें टाइम भी ज़्यादा लगता था, मेहनत भी ज़्यादा लगती थी। तो ब्रिटेन की गुड्स चीपर होती थी, वो सस्ती होती थी इंडियन गुड्स के कंपैरिजन में, इसलिए लोग उनको ज़्यादा खरीदते थे। द ब्रिटिश प्रॉस्पर्ड ऑन द कंपनीज लूट वाइल इंडियन इंडस्ट्रीज बिगैन टू डाई। तो ब्रिटिशर्स और प्रॉस्पेरस होते गए और हमारी देश की जो इंडस्ट्रीज है वो ख़त्म होती गई।
गवर्नर जनरल बेंटिक रिपोर्टेड बैक होम। उस टाइम के गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक ने क्या रिपोर्ट किया? द बोन्स ऑफ कॉटन वीवर्स आर ब्लीचिंग द प्लेन्स ऑफ इंडिया, कि इंडिया के जो कॉटन वीवर्स हैं उनकी बोन्स दिखाई देने लगी है। जो कॉटन के बुनकर थे, वीव करने वाले थे, क्योंकि हैंडलूम्स बंद हो गए थे, उनका ऑक्यूपेशन चला गया था, खाने के लिए कुछ नहीं था ब्रिटिश कॉटन मिल्स की वजह से। नंबर 6, डिससैटिस्फैक्शन। हमने देखा कि लाखों लोग फेमाइन में भूख की वजह से मर गए, बहुत सारी इंडस्ट्रीज बंद हो गई, लोग बेरोजगार हो गए। तो इन सभी रीजंस की वजह से लोग अभी डिससैटिस्फाइड थे, वो नाराज थे ब्रिटिश पॉलिसीज से। और ये डिससैटिस्फैक्शन का पीरियड था 1835 से लेकर 56 तक। एजुकेशन इन इंडिया वॉज इन पर्शियन एंड संस्कृत। उस टाइम पर इंडिया में एजुकेशन संस्कृत और पर्शियन लैंग्वेज में होती थी। इन 1835 अ इंग्लिश मैन नेम्ड मैकॉले सजेस्टेड अ चेंज। 1835 में मैकॉले कुछ चेंजेस, कुछ बदलाव सजेस्ट करता है। वो कहता है वी शुड टीच द नेटिव्स थ्रू द इंग्लिश लैंग्वेज। हमें इंग्लिश लैंग्वेज में ही इंडिया के लोगों को पढ़ाना चाहिए, और बाकी ऑफिसर्स भी अग्री करते हैं। इंग्लिश एजुकेशन प्रोड्यूस क्लर्क्स टू होम ब्रिटिश गेव पेटी जॉब्स अंडर देम। जो इंग्लिश से जो लोग पढ़े लिखे थे उनको ब्रिटिशर्स ने कुछ पेटी छोटी मोटी जॉब्स क्लर्क जैसे अपने यहाँ पर दे दी। इंसिडेंटली इट ऑल्सो प्रोड्यूस्ड अ न्यू जनरेशन ऑफ इंटेलेक्चुअल्स। और बाई चांस कुछ इंटेलेक्चुअल्स, कुछ बुद्धिमान लोगों की एक नई जनरेशन भी इसकी वजह से प्रोड्यूस हुई। अभी इंडियन से आपस में बातें कर रहे हैं, वी मस्ट एजुकेट आवर ब्रदर्स। हमें अपने बाकी भाइयों को, यानी कि देश के बाकी लोगों को भी एजुकेशन देनी चाहिए। एंड ट्राई टू इम्प्रूव देयर मटीरियल कंडीशंस, और उनकी कंडीशंस को इम्प्रूव करने की कोशिश करनी चाहिए। फॉर दैट वी मस्ट कन्वे आर ग्रीवेंसेस टू द ब्रिटिश पार्लियामेंट। और इसके लिए हमारी जो ग्रीवेंसेस है, जो शिकायतें हैं, हमें ब्रिटिश पार्लियामेंट तक पहुंचानी होगी। By 1856 the British had conquered the whole of India। 1856 तक ब्रिटिशर्स ने पूरे इंडिया को कॉन्कर कर लिया था। ये देखिए पूरा ब्रिटिश एरिया है, और येलो में ये स्टेट्स हैं जहाँ पर इंडियंस रूल कर रहे थे, इंडियन रूलर्स थे, लेकिन वो सिर्फ नाम के ही राजा थे, चलती वहाँ पर भी ब्रिटिशर्स की थी। दे केयर लिटिल अबाउट द नीड्स ऑफ इंडियंस। और यहाँ के जो लोग थे उनकी ज़रूरतों का वो बिल्कुल ध्यान नहीं रखते थे। अभी लोग बातें कर रहे हैं आर किंग्स हैव बिकम पपेट्स। हमारे जो राजा है वो तो कठपुतली बन गए हैं। एंड वी हैव लॉस्ट आर ओल्ड जॉब्स। और हमारी पुरानी नौकरियां भी चली गई है। एंड लैंड्स, हमारी ज़मीनें भी चली गई है। दे आर कन्वर्टिंग आर ब्रदर्स। वो हमारे भाइयों को कन्वर्ट कर रहे हैं। यू ओनली टॉक, डू समथिंग टू ड्राइव देम आउट। बातें करने से कुछ नहीं होगा, अब हमें कुछ करना पड़ेगा उन्हें यहाँ से भगाने के लिए। नाउ नंबर 7, द स्पार्क्स 1855 टू 57। अभी इन 2 सालों में कौन से वो इंपॉर्टेंट इवेंट्स हुए जिन्होंने कि स्पार्क, चिंगारी की तरह काम किया 1857 के फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस में? टैक्सेस कॉन्टिन्यू टू रूइन द पीजेंट्स। टैक्सेस जो थे वो पीजेंट्स को, किसानों को कॉन्स्टेंटली बर्बाद कर रहे थे। बहुत हैवी टैक्सेस थे। इन बंगाल द संथल्स, बंगाल में एक ट्राइब थी संथल, हु हैड लॉस्ट देयर लैंड्स अंडर न्यू लैंड रूल्स। ब्रिटिशर्स ने एक नया लैंड रूल बनाया जिसके अंडर संथल्स की जमीन चली गई। एंड दे बिकेम डेस्परेट, और इस चीज को वो सहन नहीं कर पाए। इन 1855 दे रोज इन रेबेलियन। 1855 में वो रेबेलियस हो गए, रिवोल्ट, विद्रोह उन्होंने कर दिया। एंड मैसेकर्ड यूरोपियंस एंड दे आर सपोर्टेड अलाइक। और जो यूरोपियंस थे या उनको सपोर्ट कर रहे थे उनके जैसे लोग, उन सभी को मैसेकर यानी कि बहुत ब्रूटली मार दिया। डिसकंटेंट वॉज ब्रूइंग इन ईस्ट इंडिया कंपनीज आर्मी टू। और ईस्ट इंडिया कंपनी की जो आर्मी थी उसमें भी लोग डिसकंटेंटेड थे, खुश नहीं थे। उसके क्या रीजंस थे? द वाइट सोल्जर्स गेट्स ह्यूज पे, मैंशंस टू लिव इन, सर्वेंट्स। अभी जो कंपनी की आर्मी थी उसमें वाइट सोल्जर्स, कुछ ब्रिटिश सोल्जर्स भी थे और इंडियन सोल्जर्स भी थे। सो इंडियन सोल्जर्स आपस में बातें कर रहे हैं कि ये जो वाइट सोल्जर्स हैं इन्हें ह्यूज पे, बहुत ज़्यादा सैलरी मिलती है, रहने के लिए मैंशंस, बड़े बड़े घर मिलते हैं, और सर्वेंट्स भी मिलते हैं। वाइल वी गेट अ पिटान्स एंड स्लो प्रमोशंस। पिटान्स यानी कि बहुत कम सैलरी ये हमें देते हैं, और प्रमोशंस भी हमारे स्लो होते हैं। द अंग्रेज आस्क अस टू क्रॉस द सी विच इज़ अगेंस्ट आर रिलीजन। अंग्रेज हमें सी क्रॉस करने के लिए भी बोलते हैं, जो कि हमारे रिलीजन, हमारे धर्म के खिलाफ है। हु इज़ द टोपी वाला टू अबॉलिश आर एज ओल्ड कस्टम्स। ये टोपी वाले कौन होते हैं? हमारे इतने पुराने कस्टम्स को अबॉलिश करने वाले। वी मस्ट ड्राइव आउट द अंग्रेज। हमें अंग्रेजों को यहाँ से बाहर भगाना होगा। सिपाही मंगल पांडे अटैक्ड द एजुटेंट ऑफ हिज रेजिमेंट एंड वॉज एग्जीक्यूटेड। सिपाही बोलते थे जो इंडियन सोल्जर्स थे कंपनी की आर्मी में, क्योंकि हिंदी में वर्ड सिपाही है तो उसी से सिपाही वर्ड दिया गया था उन्हें।
तो एक सिपाही थे मंगल पांडे, जिन्होंने कि अपनी रेजिमेंट के एजुटेंट बोलते हैं जो मेन ऑफिसर है, उसके असिस्टेंट पर इन्होंने अटैक किया और इनको फिर एग्जीक्यूट कर दिया गया, मार दिया गया। थाउजेंड्स अदर सिपाहीज रिवोल्टेड। अभी मंगल पांडे से मोटिवेशन लेकर और भी कई हजार सिपाहीज ने रिवोल्ट कर दिया। दे वर स्ट्रिप्ड ऑफ देयर यूनिफॉर्म्स, उनकी यूनिफॉर्म्स निकाल दी गई, उनको ह्यूमिलेट किया गया, उनको इंसल्ट किया गया, एंड पुट इन आयरन्स, और उनको जेल भेज दिया गया। फ्यू इंग्लिशमैन हैड केयर टू अंडरस्टैंड इंडियन कस्टम्स और द पीपल्स माइंड। कुछ इंग्लिशमैन ने कोशिश की यहाँ के लोगों के माइंड को और उनके कस्टम्स, उनके रिवाजों को समझने की। ओ प्राउड ब्राह्मण सोल्जर्स, डू यू नो दैट द ग्रीस ऑन द बुलेट यू हैव टू बाइट इज मेड फ्रॉम द फैट ऑफ काउज एंड पिग्स। उस टाइम पर जो बुलेट्स थी, फायर करने से पहले, गन में पुट करने से पहले उनको दांतों से बाइट करना होता था। तो ये पर्सन ब्राह्मण सोल्जर्स को कहते हैं कि तुम बहुत प्राउड फील करते हो ब्राह्मण होने पर। क्या तुम्हें पता है कि जिस बुलेट को तुम बाइट कर रहे हो उसके ऊपर का ग्रीस काउज और पिग्स के फैट से बना है। अभी ब्राह्मण्स पूजा करते हैं गाय की, तो ये एक तरीके से उनके रिलीजन के ऊपर अटैक था। द वाइट मैन हैज डिसीव्ड अस टू, और क्योंकि उसमें पिग का भी फैट था तो जो मुस्लिम सोल्जर्स थे वो भी नाराज हो गए कि जो वाइट मैन है उन्होंने तो हमें भी धोखा दिया है। सून, बहुत जल्दी, चपातीज वर सेंट फ्रॉम विलेज टू विलेज टू टेल द पीपल दैट देयर एम्परर वुड वांट देयर सर्विसेज। तो जल्दी ही एक गांव से दूसरे गांव में चपातीज लोग भेजने लगे, जिनके ऊपर लिखा होता था कि एम्परर को बहुत जल्दी ही आपकी सर्विस की जरूरत पड़ेगी, और वहां से जवाब आता था, यस ऑल माई विलेज मैन विल बी रेडी। जब भी होगा गांव के हम सभी लोग तैयार है एकदम। इसी तरीके से लोटस फ्लावर्स सर्कुलेट किए गए अमंग इंडियन सोल्जर्स में। डेथ टू द फॉरनर्स, और वो कहते थे कि अभी हमें फॉरनर्स को मारना है। द मासेस गेव ऑल हेल्प एंड शेल्टर टू द पैट्रियट्स, जो भी देशभक्त थे उनको सभी लोग हेल्प दे रहे थे, शेल्टर दे रहे थे, रहने की जगह दे रहे थे। नाउ रिवोल्ट ऑफ 1857 का विद्रोह। देन देयर वॉज अ वायलेंट आउटब्रेक एट मेरठ। उसके बाद मेरठ में एक वायलेंट आउटब्रेक होता है। द सिपाहीज मार्च टू दिल्ली, सिपाहीज जो है वो दिल्ली की तरफ मार्च करते हैं। लॉन्ग लिव आर एम्परर बहादुर शाह, बहादुर शाह को वो अपना एम्परर घोषित कर देते हैं। द रेबेलियन स्प्रेड वाइडर, और दूर दूर ये जो है ये विद्रोह फैलता गया। मैनी लैंडलॉर्ड्स हैड लॉस्ट देयर लैंड्स बिकॉज ऑफ ब्रिटिश पॉलिसीज, बहुत सारे जो लैंडलॉर्ड जमींदार थे उनकी लैंड चली गई थी ब्रिटिश पॉलिसीज की वजह से। एंड दे वर सोर, और इस बात से वो बहुत एंग्री, बहुत गुस्सा, बहुत सैड थे। द वाइट मैन्स रूल मस्ट एंड, जब लोग उनके पास पहुंचते हैं कि जो वाइट मैन है उनका रूल एंड होना चाहिए, तो वो कहते हैं यस वी विल हेल्प यू, हम आपकी हेल्प करेंगे। द फाइट फॉर फ्रीडम 1857, और फाइनली फाइट हुई फ्रीडम के लिए, आज़ादी के लिए 1857 में। मैनी फॉर्मर रूलर्स लाइक बेगम हजरत महल ऑफ लखनऊ वर बिटर, बहुत सारे पुराने रूलर्स जैसे कि लखनऊ की बेगम हजरत महल, ये बहुत गुस्से में थी। द वाइट मैन हैज़ टेकन अवे माई किंगडम, वो कहती है कि वाइट मैन ने तो मुझसे मेरा किंगडम ही ले लिया। दे जॉइन द अपसर्ज अगेंस्ट द फॉरनर्स, तो फॉरनर्स के अगेंस्ट ये जो अपसर्ज था, लोग खड़ा हो रहे थे ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट, इसको इन्होंने भी ज्वाइन किया। पॉपुलर लीडर्स लाइक मौलवी अहमदुल्ला ऑफ फैज़ाबाद टोल्ड द पीपल, कुछ पॉपुलर लीडर्स थे जैसे कि मौलवी अहमदुल्ला थे फैज़ाबाद के, उन्होंने लोगों से कहा, राइज ब्रदर्स राइज, द अंग्रेज इज रूइनिंग आवर लैंड, कि अंग्रेज जो है वो हमारी ज़मीन को बर्बाद कर रहे हैं, यही टाइम है कि हमें उनके अगेंस्ट खड़ा होना चाहिए। अजीमुल्ला खान टोल्ड तात्या टोपे, ये छोटे छोटे इंसिडेंट्स आपको दिए गए हैं उस टाइम के। सो अजीमुल्ला खान तात्या टोपे को कहते हैं दैट वी शुड हैव पेशवा नाना साहेब एज आर लीडर इन दिस वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, इंडिपेंडेंस के लिए ये जो वॉर है इसमें हमें पेशवा नाना साहेब को अपना लीडर बनाना चाहिए। द पेट्रियट्स पाउंस्ड अपॉन द ब्रिटिश, जो देशभक्त थे वो पाउंस्ड यानी कि टूट पड़े ब्रिटिशर्स के ऊपर। एंड फॉट पिच्ड बैटल्स ऑल ओवर नॉर्थ इंडिया, पूरे नॉर्थ इंडिया में उन्होंने पिच्ड बैटल यानी कि बहुत सारे लोगों ने वायलेंटली कन्फ्रंट किया ब्रिटिशर्स को। 80-year-old कुंवर सिंह ऑफ बिहार रिसीव्ड अ बुलेट इन हिज रिस्ट, कुंवर सिंह बिहार के 80 ईयर्स के थे जब वो लड़ रहे थे ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट, तो उनको रिस्ट में एक बुलेट लगती है और वो कहते हैं मदर गंगा दिस इज़ माई लास्ट ऑफरिंग टू यू, मदर गंगा ये मेरी लास्ट ऑफरिंग, आखिरी भेंट है तुम्हारे लिए कि मैं अपनी लाइफ ही आपको दे रहा हूँ। ये एग्जाम्पल आपको दिया गया है कि लोग कितना परेशान, कितना ऑप्रेस्ड थे, कि किस जुनून के साथ और पैशन के साथ वो लड़ रहे थे, और इसीलिए ही ये फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हुआ था। ओके, इसी के साथ चैप्टर आपका ओवर होता है। ये लिया गया फ्रॉम आवर फ्रीडम मूवमेंट, जो कि एस डी सावंत ने लिखा है। होपफुली चैप्टर आप सभी को क्लियर होगा।
Okay, thank you so much for watching.